नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे भाई जो हिंदी व्याकरण हमारी चली हुई है उसमें हम संधि चली हुई है हमारी, और अगली स्वर संधि व्यंजन संधि हो चुकी है। आज हम करेंगे विसर्ग संधि। तो आज जो हिंदी व्याकरण में हमारा जो अध्ययन का विषय होगा वो होगा भाई विसर्ग संधि। आज हम देखेंगे भाई विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि की परिभाषा और इसके जो नियम है विसर्ग संधि के वो देखेंगे भाई, क्योंकि संधि का हमारी 2 क्लास आ चुकी हैं। संधि की परिभाषा, भेद और फिर भेदों की भी चर्चा की है हमने। स्वर संधि के फिर से जो भेद थे 5 उनकी, फिर व्यंजन संधि, और अब हम करेंगे भाई विसर्ग संधि। फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा संधि का। और संधि से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। तो देखो विसर्ग संधि क्या होती है भाई। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं भाई, विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि देखो इधर तो क्या दिखेगा आपको, विसर्ग, और विसर्ग क्या होते हैं भाई, देखो ये होते हैं विसर्ग। और इसके आगे आपको मिल सकता है स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन भी मिल सकता है। यानी कि विसर्ग के साथ किसका मेल होगा, या तो स्वर का और या व्यंजन का, इन दोनों में से किसी एक का मेल होगा। और फिर जो विकार या परिवर्तन होगा वो वहां विसर्ग संधि होगी भी। यानी कि आगे क्या होगी, विसर्ग, बाद में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी। अब देखते हैं भी विसर्ग संधि की परिभाषा लिख लो आप कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर, स्वर या व्यंजन आने पर उसके मेल से, स्वर या व्यंजन आने से उसके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। अभी देखो अब हमने देखा कि संधि में तो सिर्फ एक हमें परिवर्तन का ही मेन रोल है भाई। यानी कि परिवर्तन होगा, दो वर्णों का मेल होगा और उसके कारण जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा भाई, संधि होगी। अब व्यंजन स्वर संधि में तो स्वर के साथ स्वर का मेल होगा और फिर कुछ परिवर्तन हो रहा था। व्यंजन में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन कुछ भी आ रहा था और परिवर्तन दिखाई दे रहा था। विसर्ग में विसर्ग के साथ या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। अब हम देखते हैं भाई व्यंजन। अब देखो जैसे देखें हम कोई भी विसर्ग संधि का उदाहरण ले, जैसे देखो मन है जमा में रथ। अब देखो ये मन है, यहां विसर्ग है और यहां क्या है, र है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ओ बन जाएगा। इनकी क्या हो जाएगा, मनोरथ। विसर्ग का क्या बन गया, यहां ओ बन गया। ये नियम है, कुछ करेंगे कैसे बना, लेकिन ये क्या विसर्ग आपको दिखेंगे यहां। अब इसको ये आपको नियम के अनुसार याद करने होंगे। अगर ये शब्द आपके पास आ जाए और फिर इसमें पूछ लिया जाए कि कौन सी संधि है, या पूछ लिया जाए संधि विच्छेद कीजिए, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। उसके लिए आपको कुछ नियम याद करने पड़ेंगे और उस नियम के अनुसार फिर आप इसको बता सकते हो कि ये विसर्ग संधि है। अब देखते हैं, जैसे देखो एक और देख लो भाई, जैसे दुहु जमा में जन है, ये क्या बन गया भाई, दुर्जन बन गया। इसका रे बन गया इस विसर्ग का। तो अब देखो इसमें तो विसर्ग का क्या बना, ओ, मनोरथ हो गया, और इसमें क्या बना, रे बन गया, दुर्जन। तो ये कैसे बना, इसके कुछ नियम हैं, अब वो लिखेंगे। इसको लिख लो परिभाषा को, फिर विसर्ग संधि के नियम लिखेंगे भाई। 4-5 नियम हैं, बस ज्यादा नहीं है। अब देखो भाई विसर्ग संधि का पहला नियम लिखो। विसर्ग संधि का जो पहला नियम है वो क्या कहता है
कि विसर्ग का श और श में परिवर्तन होना। देखो विसर्ग है भाई, विसर्ग ये होती है भाई, देखो ये विसर्ग है। विसर्ग का देखो कई बार तो विसर्ग का क्या ये वाला श बन जाता है, और कई बार देखो ये वाला श बन जाता है, और कई बार ये वाला श बन जाता है। तो ये कैसे बनता है, यानी कि हमें कैसे पता चले कि विसर्ग का ये वाला श बनेगा या ये वाला या ये। अब ये श भी आपको याद हो गए, ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है, और ये दंत्य श है। और इसी तरह बोला करो, ताकि एक दो बार आप बोलोगे ना तो हो सकता है थोड़ी बहुत आप गलती भी करो, लेकिन फिर आपको याद हो जाएंगे ये। और ये याद होने बहुत जरूरी है हिंदी के विद्यार्थी के लिए। देखो अब ये कैसे होगा भाई, इसमें परिवर्तन होना, ये एक नियम है कि श और स में परिवर्तन विसर्ग का। अब कैसे होता है ये परिवर्तन हम देखेंगे। अब यदि यहां तो देखो विसर्ग है, यदि विसर्ग के बाद आपको च या छ दिखे तो फिर कौन सा स, ये वाला स बन जाएगा भाई। देखो च और छ होगा तो क्या बन जाएगा भाई, ये वाला श बन जाएगा। ये याद करने पड़ेंगे, ये नियम हैं, और नियम तो याद करने के लिए होते हैं भाई। ये नहीं है कि अपने आप ही आ जाते हैं, किसी को याद नहीं आए, हमने भी कभी याद किए थे, अब आप लोग याद करो। और देखो यदि क और ख के बाद क और ख या प और फ विसर्ग, देखो यहां तो आपको इस तरफ तो क्या मिलेगी विसर्ग, और उसके बाद आपको च और छ मिल गया तो ये श में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह यदि विसर्ग के बाद आपको क और ख या फिर प और फ मिल जाए तो फिर किसमें, इस वाले श में परिवर्तित हो जाएगी विसर्ग। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, याद करनी है। और या फिर आपको त और थ, यहां आपको त और थ मिल जाए तो कौन से में, इस वाले श में परिवर्तित हो जाएगा भाई, दंत श में विसर्ग। देखो इस तरफ तो विसर्ग है, और ये प्लस के बाद जो आपको दिखता है ना, इनके साथ मेल होगा विसर्ग का। तो यदि विसर्ग का च और छ के साथ मेल होगा, विसर्ग मिलेगी आपको और आगे कुछ भी मिल जाएगा, तो च मिलेगा या छ मिलेगा, तो वो किस में भाई, तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद यदि विसर्ग के बाद आपको क और ख या प और फ, इनमें से कोई भी आपको मिले, चाहे प मिल जाओ, चाहे फ, चाहे क, चाहे ख, तो वो उस किस में भाई, मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा। और विसर्ग के बाद यदि आपको त और थ मिलते हैं तो वो किस में, दंत श में परिवर्तित हो जाएगा। ये तीन बातें आपको यहां से याद रखनी है। अब हम देखते हैं भाई जैसे कैसे, देखो नी ही जमा में छल, हम एक दो शब्द लिखेंगे आपके सामने। देखो भाई जैसे हमने लिखा नी ही जमा में छल, ये हमने लिखा, तो अब इसका कैसे बनेगा। तो यहां देखो ये नियम आपने लिखा है ना, इसको देखो आप, विसर्ग है यहां तो, और विसर्ग के बाद क्या है छ, तो कौन सा बनेगा, हमें पता चल गया भाई कौन सा बनेगा, तालव्य श बनेगा। तो इसको लिख दो भाई निश्चल। आपको पता है निश्चल कैसे लिखते हैं, निश्चल, ये शब्द बन गया भैया। अब देखो इसी तरह से हम देखें, जैसे दूह जमा में चरित्र, दूह जमा में चरित्र। अब देखो इसका हम देखें कि विसर्ग है यहां तो, और विसर्ग के बाद क्या है च, और नियम क्या कहता है कि विसर्ग के बाद यदि च होगा तो किस में बनेगा, तालव्य श में परिवर्तित होगा। तो इसका क्या बन गया फिर, दुष्चरित्र। और इसी तरह से देखिए भाई नी ही जमा में तेज है, जैसे नी ही जमा में तेज। अब देखो नियम, देखो ये जो तीन नियम ही तो लिखवाए हैं, ज्यादा नहीं लिखवाए,
कि इसमें देखो, इसमें तीसरा जो लिखा आपने कि विसर्ग के बाद तय और थ होगा तो कौन सा? दंत श बन जाएगा। तो इसमें क्या है? देखो विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या है? तय मिला हमें, तो कौन सा श बनेगा? ये दंत श बनेगा। ये क्या बन जाएगा? निस्तेज, निस्तेज। और देखो ये शब्द शुद्धि में भी काम आएंगे। अगर ये नियम आपको पता होगा तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, शुद्धि लिखोगे। इसी तरह से देखिए, जैसे निह जमा में फल, निह जमा में फल। अब देखो इसका कौन सा नियम है? ये कौन से नियम के अनुसार काम है? तो देखो विसर्ग के बाद यदि फ मिला तो क्या? मूर्धन्य श बनेगा, तो निष्फल बन जाएगा। भाई निष्फल में हम कौन सा लगाएंगे? फिर मूर्धन्य वाला आधा ये श लगा देंगे, निष्फल, ऐसे बनेगा। इसी तरह से देखो आप, जैसे हम देखें कि नमः है जमा में ते, नमः है जमा में ते। अब देखो इसमें क्या है? विसर्ग के बाद क्या? तय आया। तो नियम क्या कहता है? भाई विसर्ग के बाद यदि तय होगा तो क्या आएगा? दंत श होगा। तो ये क्या होगा? भाई नमस्ते। अब पता चला नमस्ते कैसे बना। अब यदि इनका संधि विच्छेद भी करवाएं तो भी आपको पता होना चाहिए कि श तो किस विसर्ग का बनता है, और विसर्ग के बाद यदि तय होता है तो ये वाला श बनता है। तो यानी कि संधि यहां होगी, इस श की जगह विसर्ग लगेगी। इसी तरह इसमें तो अगर ये शब्द आ जाए तो भी आपको विच्छेद करने में भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब देखते हैं भाई, देखो जैसे दूसरा नियम, ये तो पहला नियम था भाई, इसके एक दो शब्द और लिख लो। जैसे देखो दुष्कर है। अब देखो देखते हैं एक बार, दुष्कर आपको लिखना आता है ना? दुष्कर, ये होता है दुष्कर। तो ये तो पता चल गया, इस स की जगह तो क्या आएगा? विसर्ग, और आगे क्या? कर। अब देखो इसमें एक नियम था कि विसर्ग के बाद यदि क और ख आए तो क्या? मूर्धन्य श बनेगा, और ये मूर्धन्य श ही था यहां। और देख लो जैसे दुष्चक्र है, देखो जैसे दुष्चक्र है भाई, एक शब्द है दुष्चक्र, इसी तरह लिखा जाता है दुष्चक्र। तो ये तो पता है भाई, इस स की जगह तो क्या लगा दी हमने? विसर्ग। अब ये वाला स कब बनता है? च आगे आया हुआ है, इसका मतलब तो क्या ये वाला स बना है? तो चक्र, दुह जमा में चक्र। तो बिल्कुल आसान है इसका संधि विच्छेद करना भी। अब हम देखेंगे भी दूसरा नियम इसका, इसको नोट करो, फिर अगला नियम चलते हैं। अब देखो भाई दूसरा नियम देखेंगे हम, विसर्ग संधि का एक नियम हमने देखा। ये तीन बातें आपको याद रखनी है, उसके बाद फिर आप अपने आप कर दोगे। उसके बाद अब अगला नियम देखते हैं कि विसर्ग का रे कब बनता है। भाई विसर्ग का रे बन जाता है कई जगह, जैसे दुर्जन हमने देखा था। तो रे कब बनता है उसका भी एक नियम है भाई। अब देखते हैं वो कैसे बना। अगला नियम लिखो भी, विसर्ग का रे में परिवर्तित होना। अगला नियम है विसर्ग का रे में परिवर्तित होना। विसर्ग का रे में परिवर्तन, ये देखेंगे भाई। अब देखो ये वाला जो हमने देखा विसर्ग का रे में परिवर्तन, इसमें कैसे रे में परिवर्तन होगा? तो एक आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा एक नियम। देखो जैसे यदि विसर्ग के पहले, देखो विसर्ग तो ये विसर्ग है भाई, इसके पहले इस साइड, पहले का मतलब ये है, बाद का मतलब ये है।
तो इसे नियम क्या कहता है कि इसके पहले ए और आ को छोड़कर, यानी कि ए और आ नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो, ए और आ नहीं होने चाहिए। देखो ये याद करने पड़ेंगे, समझो आप। विसर्ग से पहले क्या नहीं होना चाहिए, ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, ए और आ नहीं होने चाहिए। दूसरी बात क्या है, यानी कि इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। इसको आराम से एक नियम की तरह लिखो भाई, ए और आ को छोड़कर अन्य स्वर, और अन्य स्वर कहाँ होगा, ये होगा विसर्ग से पहले इस तरफ, और इस तरफ विसर्ग के इस तरफ क्या होना चाहिए फिर देखो, और बाद में कोई भी स्वर हो, विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, अन्य स्वर हो। इसको पहले उस भाषा में लिख लो, फिर सूत्र की तरह बाद में लिखेंगे। अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ए आ भी आ जाओ, चाहे कोई स्वर हो, तो किसी वर्ग का हो, तो किसी वर्ग का, वर्ग समझ गए आप, 5 वर्ग बताए थे, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तथा या फिर देखो कोई स्वर हो, या फिर ये हो किसी वर्ग का तीसरा हो, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर क्या हो, या अंतस्थ व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन कौन से, य, रे, ले और व, या ये वाले हों, या फिर है हो, एक है को भी इसमें शामिल करना, क्योंकि देखो ऊष्म व्यंजन में 4 हो गए भाई, श, श और स और है छोड़ दिया था, क्योंकि ऊष्म व्यंजन के हमने तीनों नियम देख लिए थे कि श, तालव्य श कैसे बनेगा, मूर्धन्य श कैसे बनेगा और दंत श कैसे बनेगा, लेकिन है बच गया था, उसको यहां लिख दिया अंतस्थ व्यंजन के साथ, कि यदि विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़कर अन्य स्वर हो, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या फिर ये, रे, ले, व या है हो, यानी कि अंतस्थ व्यंजन और है ये हो, तो क्या होगा भाई, कोई भी इनमें से कोई भी एक वर्ण मिलेगा, सारे तो कैसे मिलेंगे, है में से कोई भी में कोई भी वर्ण हो, यानी कि कोई भी वर्ण आ जाए इनमें से, तो विसर्ग जो है वो रे में परिवर्तित हो जाएगी भी। वर्ण हो तो विसर्ग, अब विसर्ग क्या भाई, ये वाली, तो विसर्ग रे में परिवर्तित हो जाएगी, इसमें परिवर्तित हो जाएगी। ये है भाई नियम। अब देखो बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है इसमें, देखो अब देखेंगे विसर्ग के पहले ए और आ को छोड़कर, यानी कि ये वाली है विसर्ग। अब एक सूत्र रूप में देखो, आप समझो, देखो लिखना बाद में, पहले देखो विसर्ग है ये। अब विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर हो, सिर्फ ए और आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर ऊ हो सकता है, ऊ हो सकता है, ई हो सकती, कुछ भी हो, जितने भी बच गए, 11 स्वर होते हैं हिंदी में। इसके बाद फिर विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, देखो बाद में कोई भी स्वर हो, चाहे ए आ, 11 के 11 स्वरों में से कोई भी तो स्वर हो, कोई स्वर हो बाद में। बाद तो ये होता है ना, प्लस के बाद लगाते हैं ना संधि में, और इस तरफ इसके साथ क्या है, ए और आ को छोड़कर सभी स्वर, बाकी बच गए वो सभी स्वर, कोई भी हो बच्चे। और इसके बाद फिर कोई स्वर हो,
या फिर स्वर ना मिले, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा। यानी कि अगर क वर्ग है तो तीसरा कौन सा है उसका, ग, घ और अंग है, इनमें से कोई मिल जाएगा। या च का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा या चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण। या फिर क्या हो, देखो, या फिर अंतस्थ व्यंजन हो, या फिर क्या होगा, या इस ये भी नहीं मिले तो हो सकता है आपको यह र ल व मिल जाए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और या फिर है हो, अंतस्थ व्यंजन नहीं है भी हो भाई, तो फिर क्या होगा, विसर्ग का र बन जाएगा। अब ये सब था तो क्या बनेगा, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगी, र में परिवर्तित हो जाएगी। अब देखो हमने एक प्रारंभ में एक उदाहरण लिया था, दूह जमा में जन, दुर्जन का लिया था ना, दूह जमा में जन। अब देखो नियम लगाओ इस पे, नियम कैसे लागू हुआ, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या आया भाई, ऊ आया हुआ है ना, ए आ तो नहीं है, तो इसका मतलब ये नियम लागू हो सकता है। अब आगे देखें, आगे क्या होना चाहिए, कोई स्वर होना चाहिए, कोई भी स्वर होना चाहिए, तो ए है, या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देखो जय क्या है, च, छ, जय तीसरा है, तो फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए, नियम लागू हो रहा है, र में बदली होना चाहिए ये। तो अब देखो ये र में परिवर्तित हो गया, अब ये क्या बन गया अभी, दुर्जन। विसर्ग का र आधा र बन गया और आधा र यहां ऊपर लगा देते हैं भाई। यानी कि अगर हम नियम को देखें तो नियम ये कहता है कि भाई ये होना चाहिए दुर, और आगे ऐसे कैसे लिख दो, दुर्जन। लेकिन हम इसको क्या है कि व्याकरणिक नियम के अनुसार हम आधा जो र होता है उसको ऊपर लगा देते हैं और कहीं हम नीचे लगा देते हैं, वो एक अलग नियम है, उसको अलग से पढ़ेंगे। तो ये हमने देखा। अब आपको समझ आया, कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे देखो इसी तरह का एक उदाहरण लेते हैं हम, नीहि जमा में जन। नीहि, चलो ऊपर देखेंगे, देखो भाई, देखो जैसे लिया हमने नीहि जमा में जय, जन, ये है। अब देखो इस पे नियम ये लागू है, विसर्ग के पहले ए और आ नहीं है, विसर्ग के बाद क्या है भाई, किसी वर्ग यानी कि च वर्ग का तीसरा, तो इसमें र में परिवर्तित होना चाहिए, तो इसको निर्जन लिख दो भाई, ये बन गया क्या, निर्जन। इसी तरह से देखो जैसे दूह जमा में आचार, दूह जमा में आचार। अब देखो नियम है कि विसर्ग के पहले ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो नहीं है, ए और आ तो नहीं है, लेकिन आगे कोई भी स्वर हो, आगे ए और आ का कोई ऐसा नियम नहीं है, वहां आगे क्या है, कोई भी स्वर हो सकता है। देखो नियम क्या कहता है, कोई स्वर हो, 11 में से कोई भी, यहां आ गया तो भी क्या बनेगा, विसर्ग का र बनेगा। तो इस नियम के अनुसार ये क्या हो गया भाई, फिर दुराचार हो गया भाई, र बना, र में आ मिला दिया तो क्या बन गया, दुराचार। इसी तरह से देखिए आप, जैसे दूह जमा में लाभ है भाई। अब देखो अंतस्थ व्यंजन में आ गया भाई, ये य, र, ल, व, तो अंतस्थ व्यंजन भी है नियम में हमारे। तो देखो अंतस्थ व्यंजन यहां है और यहां विसर्ग है, विसर्ग के आगे ए और आ है नहीं, तो इसका भी क्या बनेगा, र बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये दुर्लभ हो जाएगा या दुर्लभ हो जाएगा भाई, दुर्लभ लिख लो इसको, क्योंकि शब्द क्या होता है, दुर्लभ। समझ में आया भाई ये सब।
और देखते हैं इसके उदाहरण, और जो पूछे गए हैं ना भाई वो भी लिखवाएंगे यहां से। देखो यहां से पूछा गया है भाई एक बार निर्धन। देखो निर्धन पूछा आपसे, देखो आपसे विच्छेद भी पूछ सकते हैं। अब निर्धन देखो, यानी कि ये तो आप इसको पहले इस तरह से अलग कर लो भाई, निर्धन शब्द ये है। अब इसको देखें हम, रे बना है, तो एक नियम याद है आपको कि विसर्ग संधि में बनता है रे, तो फिर वो लगा दो भाई। यहां क्या मुश्किल है आपको, नी रे की जगह और क्या धन, तो क्या हो गया भाई निर्धन। इसी तरह से देखो एक बार शब्द पूछा गया है निरुत्तर, ये किसी परीक्षा में पूछा गया है, निरुत्तर पूछा गया है भाई, निरुत्तर। देखो भाई ये तय के ऊपर कहीं तो हम ऐसे लगा देते हैं ना, वो भी वही बात है, ये आधा तय है द्वित्व, और कहीं ऐसे अगर अलग से भी लगा देते हो तो भी गलत नहीं है, वही बात है। क्योंकि कई जगह देखो हमारे यहाँ हम जो आपको पढ़ाते हैं ना, उस अध्यापक के बताने के अनुसार ही आप चलते हो, तो किसी ने आपको बता दिया कि उत्तर ऐसे लिखते हैं, तो ये भी सही है भाई, और सही मैं तो इसी को मानूंगी क्योंकि ये देखने में भी ठीक लगता है, और ऐसे भी लिख देते हैं। देखो मैंने देखा राजस्थान में ज्यादातर जो द्वित्व उसको अलग करके ही रखते हैं। हाँ ये बात, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसे लिख देते हैं और ये बताया नहीं जाता कि ये है क्या, ये क्या है, ये आधा तय है भाई, यानी कि आधा तय फिर पूरा तय और फिर रह। तो अब निरुत्तर है भाई, निरुत्तर में देखिए आप, जैसे निही जमा में देखो रे बना, तो निही जमा में क्या है भाई उत्तर, निरुत्तर हो गया। ये शब्द भी पूछा गया है एक बार, और निर्धन भी पूछा गया है, दुर्बल भी पूछा गया है भाई। दुर्बल का देख लीजिए, दुर्बल, दुर्बल का देख लीजिए, दूहु जमा में बल, दुर्बल हो गया। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया भाई विसर्ग संधि का। अब हम तीसरा नियम करेंगे, इसको लिख लो, 2 नियम और बचे हैं, फिर हमारी विसर्ग संधि पूरी हो जाएगी। अब देखो भाई अगला हम नियम देखेंगे, तीसरा नियम विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि में क्या है, कई जगह ओ बन जाता है भाई, देखा है अभी मनोरथ हमने देखा था, मन है जमा में रथ मनोरथ, तो वो ओ कैसे बना उसको देखेंगे। तो तीसरा नियम लिख लो आप, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तीसरा नियम क्या है कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन, ओ में परिवर्तन कैसे होता है अब देखेंगे भाई। अब देखो इसका एक नियम याद रखना पड़ेगा आपको, विसर्ग इसका ओ में परिवर्तन का, तो लिख लो विसर्ग से पहले तो क्या हो भाई ए, पहले लिख लो, फिर नियम एक सूत्र बनाएंगे नीचे। विसर्ग से पहले ए, और बाद में ए, और बाद में या तो क्या बाद में ए मिल जाए आपको, या फिर किसी भी वर्ग का, देखो यही बात आएगी अब, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, या किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, या तो तीसरा वर्ण होगा या चौथा होगा या पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर क्या हो, या ये रे ले वे, वही अंतस्थ व्यंजन आ गए और है, ये हो तो विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जाता है, ये हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाती है। विसर्ग क्या है भाई, ओ में परिवर्तित हो जाती है।
अब देखो ये लिख दिया ना इतना बड़ा, और आप पढ़ते ही नहीं हो इस नियम को कि कैसे याद हो ही नहीं सकता। ये छोड़ देते हो आप, इस तरह से सिर्फ स्वर संधि कर लेते हो गई संधि। नहीं, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आप देखो विसर्ग से पहले, विसर्ग क्या है ये मिलेगी आपको। पहले का मतलब है इस तरफ, बाद का मतलब होता है प्लस के, यानी कि जो आप ये जमा का निशान लगाते हो ना, इसके बाद, बाद वाला ये है। तो पहले क्या है, विसर्ग से पहले यहां क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और बाद में ए, और बाद में क्या, इस प्लस के निशान के बाद यानी कि यहां ए होना चाहिए, या तो या क्या होना चाहिए भी, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, यानी कि पांचों वर्गों में से कोई भी वर्ग हो उसका क्या, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। या फिर क्या हो, या फिर क्या हो, अंतस्थ व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन चार हो गए, ये रे ले व। या फिर क्या हो, है हो। ये होंगे तो क्या हो जाएगा, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगी। ये देखो, ये याद रखना है। और ये याद रखना नहीं है, इसको याद करना सीखो। कैसे याद करोगे, इसको देखो ऐसे ही लिखो पहले अपनी नोटबुक में, और उसके बाद फिर बिना देखे लिखो कि नियम क्या है, विसर्ग से पहले ए, विसर्ग के बाद या तो ए होगा, या फिर क्या होगा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा, या फिर क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन होंगे, या फिर है होगा। तो क्या बन जाएगा, विसर्ग का ओ बन जाएगा। और 2-3 बार ऐसे आप बोलोगे ना तो अपने आप आपको याद हो जाएगा ये। अब देखते हैं उदाहरण कि कैसे बनाइए इसको। आप कसौटी पे उतारते हैं भाई ये सही है या नहीं है। अब देखो, जिस तरह से देखो आप एमफिल पीएचडी करने वाले बच्चे हो ज्यादातर, जिस तरह से आप देखो थीसिस लिखते हो, तो वहां क्या करते हो आप किसी भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नीचे हम एक उदाहरण देते हैं। वो क्या, हम अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, प्रामाणिक करने के लिए हम एक ऑथेंटिक कोई परिभाषा उठा के लाते हैं कि हमने ये कहा है और देखो उस विद्वान ने भी कभी ऐसा कहा था। इसलिए इस नजरिए से हमारी बात को बल मिलता है। अपनी बात को बल देने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए, पुष्ट करने के लिए हम क्या, प्रमाण देते हैं भाई। तो इसी तरह से अब इसको पुष्ट करेंगे कि ये बात सही है या नहीं है। देखो कैसे, अब देखो जैसे मन, अब जैसे देखो इसमें है मनय, पहला ही उदाहरण हमने लिया था, मनय है जमा में बल। अब देखो इसमें मनय है, विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है, ए है, मन है न, और इसमें क्या है भाई, पै फै बै, तीसरा है ये, तो इसका मतलब ओ में परिवर्तन होगा भाई, नियम लागू हो रहा है, ये क्या होगा, मनोबल होगा। इसी तरह से और उदाहरण देखिए, जैसे देखिए मनय है जमा में हर, मनय है जमा में हर, तो नियम क्या कहता है भाई, देखो आगे तो आ गया, अब पीछे वाला देखे तो देखो है लिखा हुआ है, तो यानी कि विसर्ग के बाद है आ गया और आगे क्या है, ए है, तो विसर्ग किसमें, ओ में परिवर्तित होगी। ये क्या हो गया, मनोहर। अब आगे देखिए भाई, जैसे देखो मनय है जमा में रंजन, पूछा भी हुआ है भाई। ये देखो हम देखेंगे यहां, जैसे मैंने लिखा भाई मनय है और आगे क्या लिख दिया, रंजन। अब देखो इसमें क्या है, मनोरंजन, तो इसमें क्या अंतस्थ व्यंजन आ गया, ये रे, ये रे ले वे, और आगे क्या है, देखो संधि किसमें हुई, यहां ए है और ये विसर्ग है, और इसमें आगे ये क्या है, रे, और ये अगर मिले तो क्या बनना चाहिए, ओ बनना चाहिए। नियम यही कहता है ना। तो देखो अब मनोरंजन, अब कैसे बनाइए, ओ बन गया। देखो अब ये वाला न यहां से ए निकाल लिया था, तो ये वाला न, तो ये आधा बच गया, और यहां देखो अब ओ मिलाएंगे इसको, ओ मनो, और फिर ये वाला बच गया मनोरंजन।
अब हम इसको लिख सकते हैं कैसे, मनोरंजन। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं भाई क्या, मनोरंजन। ये है शब्द होना चाहिए क्या, मनोरंजन। अब आगे देखो, जैसे एक और देखते हैं, जैसे अधोगति। देखो भाई अधोगति कई बार पूछा गया है। अब यहां जो है ना, इसके साथ जो हमने स्वर संधि में सीखी थी गुण संधि, स्वर संधि का जो भेद था गुण संधि, वहां पे हमने आपको पहचान बता दी कि जहां भी ए की मात्रा दिखे या ओ की मात्रा दिखे तो आप क्या समझना, वहां गुण संधि है। लेकिन इनमें तो सब में देखो मनोहर, मनोबल सब में है वो मनोरंजन। तो यहां अब आपको इन दोनों में, और अब ये आपकी पीजीटी की जो एस्टेट परीक्षा हुई उसमें ऐसा ही प्रश्न डाला गया है, देख लेना उसको जाके। वो क्या था, शायद उसमें मनोरथ, अधोगति, ऐसे ही कुछ शब्द थे 2-4। एक था उसमें गुण संधि का, और यही पूछा गया था कि कौन से में गुण संधि है। अब देखो भाई आगे देखें हम, जैसे अधोगति है भाई, अधोगति। तो देखो अधोगति में हम लिखेंगे भाई, देखो अधय, क्योंकि यहां ए होना जरूरी है, अधय जमा में गति। अब इसमें देखो क ख ग, तीसरा आ गया किसी भी वर्ण का तीसरा, और यहां क्या, तो विसर्ग का ओ बना देंगे, अधो, विसर्ग का ओ बना दिया और गति आगे ऐसे के ऐसे लिख दी, अधोगति। समझ गए। इसी तरह से और देखो भाई एक दो, जैसे देखें हम कोई भी उदाहरण देख लो, ए और है में हो गई। अच्छा ये तो इसमें मनोहर में थी, चलो ठीक है, ये देखा हमने। अब इसको नोट करो भाई, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर अगला नियम करेंगे। एको देखो, हाँ वो अहोरात्रि है भाई, वो जो पूछा जाता है ना कई बार शब्द, अहोरात्रि, अहोरात्र पूछा गया है। ये शब्द अहोरात्र ऐसे पूछा गया था, तो उसमें क्या थी, व्यंजन संधि थी। क्यों, क्योंकि ये आपको ऐसा दिखा यहां, लेकिन देखो उसमें क्या था, अहन जमा में रात्र, यानी कि रात्रि, क्योंकि अहन होता है दिन और रात्र रात्रि, दिन और रात। ये उसमें व्यंजन संधि थी भी, वो लिखवाएंगे जो महत्वपूर्ण आए हुए हैं उसमें। अब हम देखेंगे भी विसर्ग संधि का अगला लोप हो जाता है। कई बार विसर्ग का सिर्फ लोप हो जाता है और कुछ नहीं बचता, न तो उसमें कोई परिवर्तन होता है, सिर्फ विसर्ग को हटा के और ऐसे कैसे लिख देते हैं। वो आखिरी नियम है विसर्ग विसर्ग संधि का। देखो भाई अगला जो नियम है विसर्ग संधि का, वो लिखो भाई, चौथा नियम है विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप, अब विसर्ग का लोप हो जाता है, यहां सिर्फ क्या होगा भाई, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब कैसे होगा विसर्ग का लोप, वो लिखो पहले, फिर एक नियम बताएंगे। देखो विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले तो क्या होगा भाई, ह्रस्व स्वर। विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। और क्या होगा भाई, बाद में र होने पर, बाद में, पहले तो क्या ह्रस्व स्वर, बाद में र होने पर, बाद में क्या होगा, र होने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। ये जो र होने पर ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर दीर्घ में बदल जाता है। और क्या होता है फिर, और विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग का लोप हो जाता है। अब देखो भाई कैसे, इन्होंने क्या कहा, क्या है यहां देखो, इन्होंने कहा है विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर तो पता है ना सब, विसर्ग से पहले क्या होगा भाई, ह्रस्व स्वर, यानी कि क्या होगा, ए होगा, ई होगा या उ होगा। और क्या होगा, बाद में क्या होगा, रे होगा। ये विसर्ग है, इसके पहले तो क्या होगा, ह्रस्व स्वर, बाद में क्या होगा,
रे होगा। तो ये रे क्या होगा, दीर्घ में, ये क्या होगा, ह्रस्व स्वर, ये वाला जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ में बदल जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे, देखो जैसे है नी ही जमा में रस, देखो नी जमा में रस। अब देखो इसमें विसर्ग से पहले ह्रस्व, ये वाली ई है, ह्रस्व स्वर है, तो ये तो किस में, दीर्घ में बदल जाएगी, नियम है ना ये, किस क्या हो जाएगा, रे आ गया आगे, तो क्या होगा, दीर्घ में बदल गई, यानी कि और विसर्ग का लोप हो गई नी, और विसर्ग का लोप हो गया, और ऐसे कैसे लिखते हो, नीरस। ये पूछा गया है नीरस एक बार। और आगे देखो जैसे नी ही जमा में रज है, नी ही जमा में रज। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये ह्रस्व स्वर है विसर्ग से पहले, तो ये तो दीर्घ में बदल गया और विसर्ग का लोप हो जाएगा और नीरज, ये बन गया नीरज। इस तरह से हम इस नियम को लागू कर लेंगे भाई। ये हमने देखा भाई विसर्ग संधि के बारे में, 4 नियम है विसर्ग संधि के बारे में, बिल्कुल आसान नियम है, और आप अभ्यास करोगे किसी भी किताब से उठा के, और वहां से भी आप नहीं उठाते, सिर्फ आप ये क्लास देख लीजिए, इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, कहीं से आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे आपको। आज तो ये भाई हमारा संधि का टॉपिक पूरा हो गया आज। अगला हम फिर करेंगे भाई कोई और टॉपिक, प्रत्यय और उपसर्ग बचे हुए हैं हमारे, और तत्सम तद्भव शब्द जो संग्रह आपके लिए लेके आएंगे, जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं वो, और 1-2 टॉपिक और बचे होंगे। उसके बाद फिर हम फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी वो एक पत्र वाला करवाएंगे, पत्र और परिपत्र, क्योंकि वहां से आता है और उसकी कुछ विशेषताएं, वो दोनों जल्द ही करवा देंगे ये दोनों टॉपिक आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।